अध्यक्ष अजय कोठियाल बोले, आपदा पीड़ितों की मदद के लिए प्लान तैयार। 5 अगस्त को धराली के ऊपरी इलाकों में फटा था बादल। हरिद्वार सती घाट पर अवैध पार्किंग वसूली से श्रद्धालु परेशान। नगर निगम ने संज्ञान लेकर जांच के दिए आदेश। कांग्रेस नेता ने बताया निंदनीय और अमानवीय। नमस्कार, 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तराखंड में आपदा से इस बार भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर धामी सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्यसभा सांसद नरेंद्र बंसल का कहना है कि पीएम मोदी अपने दौरे में आपदा में हुए नुकसान का आकलन करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश को पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए केंद्र से बड़ी सहायता राशि मिलेगी। जहां एक तरफ पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से हमेशा लगाव रहा है। इस आपदा में जो भी नुकसान उत्तराखंड को हुआ है उसके लिए पीएम जरूर सहायता भेजेंगे। तो वहीं कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने तीखा बयान देते हुए कहा कि पीएम को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण नहीं बल्कि परिवार से मिलने, जमीन पर उतरकर पीड़ा समझनी चाहिए। अभी जो आपदा आई है, मैं समझता हूँ 2013 से के बाद ये सबसे बड़ी आपदा है। बहुत अधिक जान माल की हानि भी हुई है और बहुत तीव्रता के साथ, समन्वय के साथ मुख्यमंत्री जी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सारा समन्वय बना करके एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, एसडीआरएफ राहत कार्य को भी द्रुत गति से चलाया है। उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने तत्परता के साथ समय समय पर जीरो ग्राउंड पर जाकर के सारे कार्यों का निरीक्षण किया और निर्देशित किया। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका धन्यवाद। वो उत्तराखंड की आपदा की सुध ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड से खासा प्रेम है। वो लगातार ये बोलते हैं कि उत्तराखंड के लोग मेरे स्वजन हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। तो परिवार के लोगों को जब मिलना होता है तो मुझे लगता है कि हवाई दौरे से नहीं मिलना होता है, लोगों को जमीन पे उतर के मिलना चाहिए था। उनको धराली जाना चाहिए था, लोगों की पीड़ा समझनी चाहिए थी। क्योंकि जो भाजपा की सरकार है इस प्रदेश में वो पूरी तरीके से विफल है आपदा में, और प्रधानमंत्री जी को अपनी जो सरकार है उसकी असफलताएं भी सुननी चाहिए थी, लोगों का दर्द सुनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, उत्तराखंड के लोगों के उनके मन की पीड़ा को समझती हूँ और मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का हमें समय मिले ताकि हम उन तक इस प्रदेश के लोगों की व्यथा सुना सके, इस प्रदेश के युवाओं की व्यथा सुना सके। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर जो आपदाएं आई हैं ये अत्यधिक भयावह थी। इसमें कई जगह जनहानि हुई है, संपत्तियों को भी अत्यधिक नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी जगह आपदा प्रभावितों को सहायता पहुंचाने का काम किया है। इस बात पर हमें गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड की इस आपदा को देखने के लिए आज स्वयं आ रहे हैं और वो उत्तरकाशी जिले में, चमोली जिले में जो आपदाएं आई हैं उनका निरीक्षण भी करेंगे और उसके बाद अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे और जो आपदा प्रभावित हैं उनके साथ भी स्वयं मिलकर के उनसे बातचीत करेंगे। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। संभवतः इस समय प्रधानमंत्री पहुंच गए होंगे जौलीग्रांट एयरपोर्ट, क्योंकि 2:45 का समय था पहुंचने का। हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेश आर्य। योगेश, क्या इनपुट्स आ रहे हैं जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर? क्या पीएम का जो वायुसेना का विमान है वो पहुंच चुका है और वहां पर कौन कौन है इस समय?
देखिए रोहित, जिस तरह से देखा जाए कि आज उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं और करीब 4:15 पर वो पहुंचेंगे। 4:15 का कार्यक्रम है उनका और 3 बजे उनको रिसीव करने के लिए वहां पर तमाम जो नेता हैं वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहले जिस तरह से टाइमिंग आई थी उसके बाद उसमें बदलाव हुआ है। तो 4:15 में पर जो है वो वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद वहां से जो है सीधे तौर पर जो वहां पर चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हों, जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं जो वहाँ पर रहेंगे, राज्यसभा सांसद, वो भी उनका जो है विधायक भी उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद सीधे तौर पर वो हवाई सर्वेक्षण के लिए जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करने के लिए निकलेंगे और वहाँ से करने के बाद जब है वापस जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो राज्य अतिथि गृह है वहाँ सीधे तौर पर जाएंगे, जहाँ पर आपदा प्रभावित लोगों से वो बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, उनका दर्द को जानने का प्रयास करेंगे। जो वीर हैं जिन्होंने इस आपदा के समय पर राहत बचाव कार्य किया है उनसे भी मुलाकात करेंगे। उनसे मुलाकात करके उनसे जानकारी जो है वो भी हासिल करेंगे, किस तरह से राहत बचाव कार्य करने में कठिनाई आई, किस तरह का कठिन दौर था उस वक्त का जब वहाँ पर आपदा का समय था, ऊपर से लगातार मलबा आ रहा था, बरसात का समय था, कितना चुनौतीपूर्ण उस वक्त समय रहा है। उन तमाम चीज़ों पर जो है बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन केंद्र की ओर से जिस तरह से वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन जो है टीम को दिया था, जो अंतर मंत्रालय की ओर से आई थी, उसको जो वो भी वहाँ पर रखा जाएगा। यानी कि आपदा से जुड़े तमाम पहलू जो है उनके सामने रखे जाएंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि 2-3 पूर्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हिमाचल और जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे थे, पंजाब के वहाँ पर भी उन्होंने जो है हवाई सर्वेक्षण के तहत तमाम चीज़ों को देखा था। एक बड़ा पैकेज वहाँ पर उन्होंने दिया था। वो बड़ा पैकेज जो है ये माना जा रहा है कि आज सर्वेक्षण के बाद जो है उत्तराखंड को भी मिल सकता है। हालांकि इस पूरे दौरे को लेकर के जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है कि हवाई सर्वेक्षण की क्या बात है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आते हैं वो अपना परिवार उत्तराखंड को बताते हैं और परिवार के लोगों से जो है वो सीधे तौर पर मुलाकात होती है। लेकिन हवाई सर्वेक्षण के तहत आज जो है सर्वे किया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो परिवार के लोगों से नहीं मिलेंगे, ये उनका कहना है। लेकिन राज्य अतिथि गृह में आपदा प्रभावित लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है, आपदा वीरों को वहाँ पर बुलाया गया है और वहीं जो है वह पहुँचेंगे, वहाँ से उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी पीड़ा को जानने का प्रयास करेंगे। और सीधे तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे, हर संभव मदद का उनको वादा करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक ढांढस भी जो है उन लोगों का बंधेगा जो इस आपदा से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं। जी योगेश, जो राज्य अतिथि गृह है ये किस स्थान पर मुलाकात होगी पीड़ितों की? देखिए, राज्य अतिथि जो गृह है जोली ग्रांट के पास, वहाँ पर जो है उसमें गेट नंबर 1 से जो है लोगों को एंट्री दी जाएगी, जिनसे जो है मुलाकात जिनका वहाँ पर पास बनाया गया है मुलाकात के लिए, और उनको वहाँ पर भेजा गया है। 3 बजे का समय जो है वो सभी के लिए रखा गया है कि 3 बजे जो है 3 बजे तक वहाँ पर लोगों को पहुँचना है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे वो आम हो, सभी को वहाँ पर जो है जिनको बुलाया गया है वो वहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद 3 बजे के बाद जोली ग्रांट पर जिस तरह से अतिथि वहाँ अतिथि का सम्मानित, यानी कि जो है प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचेंगे तो उनको जो है स्वागत किया जाएगा। उनका वहाँ पर स्वागत करने के बाद जो है सीधे तौर पर जो है वहाँ से वो उड़ान जो है हवाई सर्वेक्षण के लिए भरेंगे। लेकिन जिस तरह से राज्य अतिथि गृह जो है उसमें जो है मुलाकात के रखा गया है कि जो आपदा पीड़ित है उनसे मुलाकात की जाएगी, उनका दुख दर्द जानने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी दुख पीड़ा को जानने के बाद किस तरह से आगे का पैकेज रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ आपदा वीरों को भी बुलाया गया है जिन्होंने आपदा के समय में अब वहाँ संघर्ष किया, चाहे वो सेना के हों, अधिकारी हों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ हों, तो इनको बुलाया गया है ताकि वहाँ पर जो है इनसे भी मुलाकात कर इनका भी हौसला अफजाई किया गया, क्योंकि उस समय जो है एक बहुत बड़ी चुनौती जो है कहीं ना कहीं आपदा के समय थी, जब धराली में वहाँ से ऊपर से बादल फटा और वहाँ पर स्थिति बेकाबू हुई। तो वहाँ पर जो है तमाम स्थिति को संभालने के लिए सेना ने बहुत कम समय पर जो है पहुँचकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया था। तो ऐसे में उनसे भी मिलने का काम वो करेंगे और ढांढस बंधाने का काम करेंगे। और सबकी नज़र जो है सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो पीएम मोदी के दौरे पर है कि आखिरकार वो जब आपदा प्रभावितों से मिलेंगे तो उस वक्त का किस तरह की तस्वीरें रहेंगी, आपदा वीरों को किस तरह सम्मानित किया जाएगा, और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी बात है कि राहत पैकेज को किस तरह से देखा जाएगा, कितना बड़ा राहत पैकेज जो है वो उत्तराखंड को मिलेगा, सबकी नज़र उसी पर रहने वाली है। जी रोहित। अच्छा, जो ये हवाई सर्वेक्षण होगा योगेश, इसमें पीएम के साथ कौन कौन लोग रहेंगे? देखिए, अगर हवाई सर्वेक्षण की बात करें तो आपदा के विभाग के लोग हैं वो वहाँ पर उससे साथ रहेंगे। इसके साथ साथ ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ रह सकते हैं। और इससे अलग अगर देखा जाए तो आपदा प्रबंधन के साथ साथ अगर हम देखें तो जो अंतर मंत्रालय की टीम है उनमें से भी एक व्यक्ति जो है उनके साथ रह सकता है, जिन्होंने बहुत बारीकी से जो है उस क्षेत्र को जाकर के वहाँ अभी हाल ही में देखा है। तो ये माना जा रहा है कि वो उनमें से वहाँ कुछ लोग रहेंगे साथ में, जो एक वहाँ की स्थलीय रिपोर्ट उनको बताएंगे कि आखिरकार यहाँ
से ऐसे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, यहाँ पर इस तरह की चुनौती आई थी, इस तरह की समस्याएं आई थी, तो वो उनको बताने का काम करेंगे। और इसीलिए देखा जाए तो जब वो वहाँ से उड़ान भरेंगे और उस इलाके में पहुँचेंगे और ऊपर से तमाम चीज़ों को देखने का काम करेंगे, आकलन करना शुरू करेंगे कि आखिरकार कितना और जो है उस तरह की तस्वीरें रही होंगी, तो निश्चित तौर पर उसके बाद वापस लौटने के बाद, क्योंकि अधिकारियों से मुलाकात भी है, अधिकारियों के साथ बैठक भी है, राज्य के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करने के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस बैठक में मौजूद होंगे, तमाम लोग होंगे, उनसे भी आकलन किया जाएगा कि आखिरकार इस स्थिति को किस तरह से संभाला जा सकता है, किस तरह से इसकी भरपाई की जा सकती है, किस तरह से पुनर्वास का काम हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों पर बैठक होगी और बैठक के बाद जो है फैसला लिया जाएगा। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में आई आपदा को लेकर गठित जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को सौंप दी है। कमेटी के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आपदा से क्या नुकसान हुआ है और वहां के लोगों की चिंताएं क्या हैं। पाँच अगस्त को उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में बनी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी के अध्यक्ष अजय कोठियाल ने बताया कि उन्होंने जांच की है और रिपोर्ट बनाकर सरकार को दी है। मेरे को सीएम साहब ने, धामी जी ने भेजा था अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके कि जाऊं और जाकर के पहले तो देखूं किस प्रकार के असर आ रखे हैं डिजास्टर के पूरी धराली घाटी में और हर्षिल घाटी में, और उसके बाद में आगे हमें क्या प्रोसेस करनी चाहिए। तो उसी के बेसिस पे एक जो एनआईएम के पुराने इंस्ट्रक्टर्स हैं और जो धराली के प्रॉपर रहने वाले जो लोग हैं उनको लेकर के मैं गया था, 4 लोगों की टीम। हम 2 दिन वहां रुके थे। उसमें फिर जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनसे मिले, उसके बाद जो डैमेज हुए हैं, किस प्रकार से प्राकृतिक डैमेज हुए हैं उनको हमने देखा। उसके बाद में वहां पे किस प्रकार से एजेंसीज काम कर रही हैं, जो कि इनिशियली तो रेस्क्यू है और उसके बाद में रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस में जाएं, उसको देख करके, और फिर डैमेज जो हो रखे हैं प्राकृतिक के डैमेज, उससे कहाँ कहाँ पे असर आ रखा है। जैसे किसी जगह में झील बन गई, किसी जगह में सड़कें ऐसी टूट रही हैं कि वो पहाड़ ना बार बार नीचे आ रहे हैं जब सड़कों का दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उन्हीं के बेसिस पे फिर हमने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को मैंने गवर्नमेंट को सबमिट करा है। रिपोर्ट में कैसे आपदा से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जाए और जिन लोगों की मौत हुई है उनके शवों को कैसे बाहर निकाला जाए, साथ ही जो लोग प्रभावित इलाके में रह रहे हैं कैसे वो सेफ तरीके से वहीं पर रह सकते हैं, इसे लेकर भी प्लान तैयार किया गया है। साथ ही पुनर्निर्माण को लेकर किन किन चीजों की आवश्यकता है और कैसे पुनर्निर्माण करना है, इस पर भी निर्णय लेने की आवश्यकता है। किस प्रकार से वहाँ पे सारा रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए हर्षिल घाटी में। उसमें जो मेरा मेन फोकस रहा है वो है एक्शन प्लान कैसे होना चाहिए। ये एक्शन प्लान मैंने जो केदारनाथ में जब पहले काम करे हैं उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस जो लिए और जो उन एक्सपीरियंस से इम्प्रूवमेंट्स मैं समझता हूँ करने की जरूरत थी, उनको सोचते हुए, लोगों की जो जरूरतें हैं जो वहाँ पे अफेक्टेड हैं उसको सोचते हुए, प्रकृति की जो प्रॉब्लम आ रखी हैं, जो कि प्रकृति में जैसे हम आपदा बोल रहे हैं कि इंसान का छेड़ा हुआ असर जो होता है आपदाओं को, उनको सोचते हुए, और साथ में क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर एरिया है तो इलाका सेंसिटिव है, उसको सोचते हुए मैंने वो रिपोर्ट बनाने का एक प्रयास करा है, जिसमें मैंने फोकस दिया है सबसे पहले तो जो लोगों का डैमेज हुआ है। डैमेज में मैं ऐसी उदाहरण देने की कोशिश करूंगा, जैसे वहाँ पे 8 लोग तो लोकल हैं जिनकी डेथ हो रखी है, जिनकी बॉडी सबमर्ज हो रखी है उस मलबे में, जो मलबा हम वीडियोस में भी देखते हैं जो आया था, जिसमें सीटियां बज रही हैं पीछे से, मुखबा के लोग सीटी बजा रहे हैं उसमें। तो उसको हमें प्रायोरिटी देना चाहिए, किसी भी प्रकार से निकालने की कोशिश करने का वो एफर्ट हमारा सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि उसमें भावना जुड़ी है। उसके बाद में वहाँ पे जो लोगों पे असर आया है वो आया लाइवलीहुड, उनका जो रोजगार है वो रोजगार है। वहाँ पे जो उनकी दुकानें, होटल होते थे या फिर उनके अपनी मेहनत से बनाए बगीचे थे जो कि पूरे बर्बाद हो गए। पूरे धराली के नहीं हुए हैं, लेकिन जिस जगह ये असर आया है डिजास्टर का उस जगह तो काफी ज्यादा हुआ है।
कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि उत्तरकाशी का कुछ इलाका दूसरे देशों की सीमा से लगा है, इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी स्कीम के लिहाज से वाइब्रेंट विलेज में कन्वर्ट करना भी जरूरी है। फिलहाल सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है, अब फैसला सरकार को लेना है। इतना हमारा एक संस्कृति थी, वो सारी संस्कृति खत्म हो गई है। उस संस्कृति की जो चोट हर इंसान के लगी है, परिवारों के लगी है, उससे हम कैसे दूर वापस उनको लेकर के आ सकें। फिर उसके बाद में लोगों के अंदर चिंता है कि हम रहना भी यहाँ पे चाहते हैं, लेकिन क्या ये जगह सेफ है, तो उसको भी एक ध्यान देने की जरूरत है कि जो साइंस की जो आज तरक्की है उसके हिसाब से जो स्टडी हो, उस स्टडी में किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए। खाली ये नहीं हो सकता कि साइंस बोल दे कि पूरा का पूरा इलाके खाली कर दो। फिर उसके बाद में मैंने वहाँ पे बगल में ही वहाँ से कोई 40 किलोमीटर आगे ये पूरी घाटी को सेंसिटिव बनाता है जो एरिया, उसे मैं बोलूँगा निलोंग और जादुंग पीडीए, ये है वो इलाका जहाँ पे कि पहले कभी गांव होते थे, लेकिन 1962 के युद्ध से कुछ समय पहले उन गांवों को खाली करा दिया गया था। और सेंसिटिव बॉर्डर है हमारा चाइना के साथ में, तिब्बत ऑक्यूपाइड चाइना। अगर आप उस बॉर्डर को सेंसिटिव तरीके से अगर समझें, पूरे लद्दाख से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालय है, हर जगह हमारी चीन के साथ में गोलियां चल रही हैं पूरे बॉर्डरों पे। एक यही इलाका है जहाँ पे गोलियां नहीं चल रही है। इसका मतलब इसमें अभी भी हम डोमिनेटिंग पोजीशन, डोमिनेटिंग जो टेरेन है उसके हिसाब से हैं। इसीलिए यहाँ पे सेनाओं का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ गया है। इसीलिए अगर कोई ध्यान से देखे तो इस इलाके में जितने गांव हैं, सब गांवों को नेशनल सिक्योरिटी स्कीम के हिसाब से वाइब्रेंट विलेज में कन्वर्ट करा गया है। दरअसल 5 अगस्त को धराली के ऊपरी इलाकों में बादल फट गया था, जिसके बाद पहाड़ से आए मलबे ने पूरे धराली इलाके को ही चपेट में ले लिया। कई लोगों की जान चली गई। मलबा इतना आया कि 3 मंजिला इमारत तक मलबे के नीचे दब गई। सरकार पुनर्निर्माण की बात तो कर रही है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। तीन बड़ी खबरों में फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका तीन बड़ी खबरों में स्वागत है। रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर का। हरिद्वार में हर दिन सैकड़ों की संख्या में यात्री पहुंचते हैं। पावन सती घाट पर श्रद्धालु अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जित करने आते हैं, लेकिन लोगों से पार्किंग के नाम पर उन्हें जबरन वसूली का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों से जारी अवैध पार्किंग पर अब नगर निगम ने संज्ञान लिया है और जांच की बात कही है। ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार के सती घाट पर वर्षों से चल रही अवैध पार्किंग अब प्रशासन के निशाने पर है। ये स्थान धार्मिक महत्व का है, जहां देश भर से श्रद्धालु अपने अति प्रियजनों की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने पवित्र यात्रा पर आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन श्रद्धालुओं से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। कई लोगों की शिकायत के बाद नगर आयुक्त नंदन कुमार ने सिटी मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर इस पूरी व्यवस्था की जांच कर सख्त कार्यवाही की बात कही। सती घाट पर कोई भूमि है जो कि नगर निगम के स्वामित्व की है और उस भूमि पर नगर आयुक्त महोदय की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है कि उस भूमि पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से पार्किंग चलाई जा रही है। नगर आयुक्त महोदय के उक्त पत्र के क्रम में एसएचओ और तहसीलदार से आख्या प्राप्त की जा रही है और उनकी आख्या प्राप्त होने पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही इसमें नगर निगम से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि चूंकि वो भूमि उनके स्वामित्व की है तो उसमें अतिक्रमण के संबंध में कार्रवाई करें और उसमें उन्हें प्रशासन के किसी मदद की जरूरत है तो उनको मदद दे दी जाएगी। आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी है? हाँ, पार्किंग का शुल्क दिया है हमने। कितना शुल्क दिया है? 70 रुपये। पर्ची प्राप्त हुई होगी? हाँ, पर्ची मिली है। पर्ची में क्या 70 रुपये लिखा है? हाँ जी, मैंने देखी नहीं पर्ची तो उसके अंदर, लेकिन उसमें 70 रुपये चार्ज करा होगा। नगर निगम क्षेत्र के लोगों ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया है। अस्थि विसर्जन के लिए आए श्रद्धालुओं से अवैध वसूली की प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है। ये न केवल प्रशासनिक अपराध है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा के खिलाफ भी है।
लोगों का कहना है कि जहां श्रद्धालु अपने अति प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने आते हैं, वहां किसी भी तरह का व्यापार या अवैध वसूली की जगह नहीं होनी चाहिए। मामला संज्ञान में है कि सत्यघाट पार्किंग का जो मामला है वो संज्ञान में है, और क्योंकि इसमें पहले नगर निगम की पार्टी रही है और कोर्ट के द्वारा स्टे का यथास्थिति रखने के आदेश किए गए हैं, तो जिसके क्रम में जो अगर वहाँ पे अवैध पार्किंग की जा रही है तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस को दोनों को लिख के भेज दिया है कि इस पे नगर आयुक्त ने बताया कि निरीक्षण अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि ऐसी अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनी रहे। जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है इसको करें, और मेरी बात भी हो गई उनसे, तो शीघ्र ही सिटी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस के द्वारा इस पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग कार्रवाई होनी है वो करेंगे। कांग्रेस नेता ने भी इसे निंदनीय और अमानवीय कार्य बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि स्थानीय नेता और कुछ गुट मिलकर इस अवैध पार्किंग को चलाते आ रहे हैं। देश भर से श्रद्धालु अपनी श्रद्धा भाव से सती घाट पर अस्थि विसर्जन करने आते हैं, लेकिन बदले में उन्हें वसूली का शिकार होना पड़ता है। ये पवित्र स्थल कमाई का केंद्र नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए शांति और स्नेह का स्थान होना चाहिए। मेरे ख्याल तो सती घाट पे कोई अवैध पार्किंग नहीं चल रही। वो तो हमारे जो विकास पुरुष है हरिद्वार के, उनकी वो निजी जमीन है, उन्हीं ने शायद वो पार्किंग चलवा रखी है। मेरे ख्याल से उनके निजी जमीन है, मेरे ख्याल से यहाँ के जो विधायक हैं वर्तमान, उन्हीं के द्वारा चलवाई हुई है, उनकी निजी जमीन होगी मेरे ख्याल से। भाजपा है, भाजपा हिंदू धर्म की रक्षक है, और हमारे आदरणीय विधायक जो यहाँ के विकास पुरुष है, उन्हें 5वीं बार जनता ने जिताया, तो कुछ सोच समझ के जिताया होगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि वो माननीय हमारे शहर के विकास पुरुष विधायक ने वो पार्किंग शुरू कराई है। ये केवल एक प्रशासनिक मामला नहीं है, ये संस्कृति, परंपरा और धर्म की रक्षा का सवाल है। हर श्रद्धालु की ये अंतिम यात्रा शांतिपूर्ण और सम्मानपूर्वक होनी चाहिए। हरिद्वार से देवम मेहता की रिपोर्ट। तीन बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।